students, we will continue with chapter number 11, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में आज हम चैप्टर अपना कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। मतलब अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम आरडीएनए भी कहते हैं, तो जब हमें आरडीएनए हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, आरडीएनए किसे कहते हैं, ऐसा डीएनए जिसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द आरडीएनए। तो इसमें सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को, कहां से, जो हमारा सोर्स होता है वहां से हम अपना डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करते हैं। फिर उस डीएनए को हम फ्रैगमेंट्स कट करते हैं, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। फिर आइसोलेट करते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को उसमें से, फिर उसको लाइगेट करते हैं। लाइगेट मतलब जोड़ते हैं उस डीएनए फ्रैगमेंट को। फिर हम किसमें जोड़ते हैं, हम वेक्टर में जोड़ते हैं। ये वेक्टर है, ये हमारा डिजायर डीएनए है, तो उन दोनों को हम लाइगेट करते हैं मतलब जोड़ते हैं। फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर फिर हम इसको ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद में उसको कल्चर करते हैं होस्ट सेल को, किसी मीडियम में लार्ज स्केल पे उसको कल्चर किया जाता है और फिर उसमें से अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सारे 7 स्टेप्स हैं। तो यू मस्ट नो इन सीक्वेंस which all are the 7 steps in the recombinant DNA technology। अब इन 7 steps को हम one by one we will have a look at them। सबसे पहला है isolation of the genetic material। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट कैसे किया जाता है। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए को जब हमें कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। प्योर हमें डीएनए ऑब्टेन करना है जिसके अंदर बाकी कोई मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन इस सेल के अंदर बाकी मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल शुगर्स, फॉर एग्जांपल शुगर्स है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बाकी चीजें भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी इस पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो अगर हमें सेल के अंदर से सिर्फ डीएनए को सिलेक्ट करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है, तो बाकी सारी चीजों को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल से हमें प्योर फॉर्म में डीएनए कलेक्ट करना है जो कि फ्री हो बाकी दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल से। अब डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids। तो सेल के अंदर सेल की मेम्ब्रेन को हमें हटाना पड़ेगा, डीएनए के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है इसे भी हमें हटाना पड़ेगा, डीएनए उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होगा और इसके अंदर जो प्रेजेंट आरएनए, प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स हैं और लिपिड्स हैं उनको भी हमें रिमूव करना होगा, तभी हम डीएनए को आइसोलेट कर पाएंगे। और किस तरह से इसको आइसोलेट किया जाता है डीएनए को, अगर हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, अगर हमारे पास बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो उसको इन एंजाइम से हम ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को हमने लाइसोजाइम से ट्रीट किया, तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल को डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोजाइम वो एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। तो सेल वॉल खत्म हो गई, डाइजेस्ट हो गई, अब इसमें से डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल किस चीज का बना हुआ होता है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोस। अब उस प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेस या डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेस एंजाइम यूज होता है जो कि सेल वॉल को, प्लांट सेल की सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है। फिर एक काइटिनेस। काइटिनेस जो है, अगर फंगस से हम अगर डीएनए को आइसोलेट करना है तो उसके लिए हम काइटिनेस एंजाइम यूज करेंगे, क्योंकि फंगस की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन केमिकल प्रेजेंट होता है। फंगस की जो सेल वॉल होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, तो हम काइटिनेस एंजाइम यूज करेंगे
फंगस के अंदर से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। तो ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है तो लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे, प्लांट सेल से आइसोलेट करना है डीएनए तो सेल्यूलेज से ट्रीट करेंगे प्लांट सेल को, फंजाई में अगर डीएनए प्रेजेंट है तो उसे काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे फंगस को। Genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histone। अब देखिए डीएनए तो आइसोलेट हो गया, डीएनए आइसोलेट होके निकल के आ गया। अब डीएनए के साथ साथ आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं। ये आप क्लास चैप्टर नंबर 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जो डीएनए होता है वो उसकी सुपर कॉइलिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर। तो जो प्रोटीन्स है अब इनको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ डीएनए की जरूरत है। अच्छा, आरएनए को अगर हमें रिमूव करना है तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे, और अगर हमें प्रोटीन्स को रिमूव करना है तो हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करके प्योरीफाई कर लेते हैं डीएनए को, और अल्टीमेटली जो डीएनए होता है वो प्रेसिपिटेट होता है चिल्ड इथेनॉल से। आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम एनी प्लांट मटेरियल, तब आपने देखा होगा कि लास्ट में स्टेप होता है जिसमें चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है साइड से, और फिर क्या होता है जो डीएनए होता है वो आइसोलेट हो जाता है, डीएनए एकदम से क्लियरली नजर आने लगता है। और कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे फाइन थ्रेड्स हो, सस्पेंशन के अंदर पड़े हुए बहुत सारे फाइन थ्रेड्स हो। या याद रखना है हमें चिल्ड इथेनॉल, यू हैव टू रिमेंबर दैट द चिल्ड इथेनॉल इट इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट डीएनए। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। डीएनए को प्रेसिपिटेट किससे किया जाता है? चिल्ड इथेनॉल से। ये देखिए आप जब चिल्ड इथेनॉल को साइड से डालते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में, तो इस तरह से डीएनए आइसोलेट होकर आ जाता है, और फिर उस डीएनए को यहां से अलग कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग, SPOOLING। स्पूलिंग, डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। जो डीएनए को रिमूव करने का जो मेथड होता है उसको हम स्पूलिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जो स्पूलिंग है ये सिर्फ यहाँ डायग्राम में मेंशन्ड है, लेबलिंग में, और कहीं ये बुक में मेंशन्ड नहीं है, तो यू मस्ट नो दिस। अब देखते हैं डीएनए कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए को जब स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करना होता है तो क्या करते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करते हैं। डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग purified DNA molecules with the restriction enzymes at the optimal conditions for that specific enzyme। मतलब ये है कि डीएनए को जब हमें कट करना होता है तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, और पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है हमें जिस एंजाइम को हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सपोज एक एंजाइम है वो 80 डिग्रीज पे वर्क करता है, एक दूसरा एंजाइम है वो 72 डिग्रीज पे वर्क करता है, तो एंजाइम के अकॉर्डिंग उतना ही हमें टेम्परेचर, वही कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो डीएनए है वो कट हो सके। फिर क्या करते हैं? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जिससे कि हम ये चेक कर सके कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो रहा है या नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या डीएनए को कट कर रहे हैं या नहीं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन को चेक करने के लिए हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और उन जब फ्रैगमेंट्स जो सेपरेट हो जाते हैं उनको फिर हम आइसोलेट भी करते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल पे डीएनए को लोड किया जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल? एनोड की तरफ ये मूव करता है, और डिपेंडिंग ऑन द साइज द डिफरेंट फ्रैगमेंट्स गेट सेपरेटेड। इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है वेक्टर डीएनए के साथ भी, और जब डिजायर्ड हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट जो आता है उसको वेक्टर के साथ लाइगेट किया जाता है। सो आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डीएनए अगर हमें डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो दोनों के दोनों फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, तभी उन दोनों को हम जोड़ पाएंगे। The cutout gene of interest from source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added। तो ये जो दोनों कटे हुए जो पीसेस हैं, जो डिजायर्ड डीएनए के और वेक्टर के जो दोनों पीसेस हैं,
जो जिसको हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, अब इन दोनों को जोड़ना है। हम जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? हम डीएनए लाइगेज। और इस तरह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। अब देखते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। इसको पहले आप समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीआर हर साल आता है, इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। पीसीआर को पहले मैं डायग्राम से समझाती हूँ। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम एक डीएनए के सेगमेंट की हम मल्टीपल कॉपीज बना सके। कितनी मल्टीपल कॉपीज? बिलियंस ऑफ कॉपीज कैन बी फॉर्म्ड। तो इसमें देखिए क्या क्या स्टेप्स है, इस पीसीआर रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स है, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा डीएनए सेगमेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो सेगमेंट है, उसमें हम उस रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन का एम्प्लीफिकेशन होना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक डीएनए का पीस है, उस डीएनए पीस की हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए। बहुत सारा डीएनए की कॉपीज हमें बनानी है, कितनी? बिलियंस ऑफ कॉपीज हमें फॉर्म करनी है। तो उसके लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम? जो ऐसे बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्मस एक्वाटिकस। चेन रिएक्शन क्योंकि ये कंटिन्यूअसली, ये चेन रिएक्शन है, कंटिन्यूअसली ये होता रहता है, साइकिल आफ्टर साइकिल, तो इसलिए इसको हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो डीएनए के एक पीस को जब हमें मल्टीपल टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम पीसीआर टेक्निक को यूज करते हैं। पीसीआर टेक्निक का सबसे पहला जो स्टेप है उसे कहते हैं डीनेचुरेशन। इसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको सबसे पहले हमें उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है। तो इसको हम हीट करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करेंगे, जिससे कि बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे और दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये रहा, ये अलग सेपरेट हो गया। और नीचे वाला जो स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन इस तरह से पढ़े तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये इधर सेपरेट हो गया। अब दूसरा स्टेप है अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब है कि प्राइमर्स को जोड़ना, प्राइमर्स को अनील करना, प्राइमर्स को जोड़ना। ओके, तो प्राइमर जो होता है एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। ओके, प्राइमर इज अ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इट्स एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हमें ये तो पता है ऑलरेडी, हमें ये रूल पता है रेप्लिकेशन का कि इट ऑलवेज कंटिन्यूज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, रेप्लिकेशन का रूल होता है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम हो वो रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। तो हम यहाँ पे प्राइमर ऐड करेंगे। प्राइमर ऐड करने के बाद ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा। उसी तरह से हमने जो दूसरा वाला ऑपोजिट स्ट्रैंड है, ये वाला जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है, इस वाले ऑपोजिट स्ट्रैंड पे यहाँ पे हमने प्राइमर जोड़ दिया। इस प्राइमर पे आप क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं इसके लिए? हम टैग पॉलीमरेज। मैंने अभी बताया आपको, थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, मोर देन 72 डिग्री टेम्परेचर पे। तो उस थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हम एक एंजाइम को निकालते हैं, एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस एंजाइम का नाम होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, टैग में टी आया जीनस के नाम से और AQ आया स्पीशीज के नाम से, उस बैक्टीरिया के स्पीशीज के नाम से। सो टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमने यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म, ये वाला एंजाइम का नाम टैग पॉलीमरेज, प्लस उसके अंदर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, तभी तो डीएनए पॉलीमराइजेशन करेगा। अगर हमें मोतियों की माला बनानी है तो मोतियों की माला के लिए हमने सुई ले ली, ठीक है, नीडल ले ली, प्लस मोती भी तो चाहिए। तो नीडल क्या हो गई हमारी? लेट्स से नीडल हमारा हो गया एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि टैग पॉलीमरेज, और मोती भी तो चाहिए, तभी तो माला लंबी होगी। तो वो ये मोती क्या है? ये है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह से एक्सटेंशन हो जाएगा। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन स्टेप में क्या होगा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिंथेसिस कर देगा दूसरे स्ट्रैंड की, दोनों ही स्ट्रैंड्स पे।
और इस तरह से नियर अबाउट जब 30 साइकिल्स हो जाती है तो उसके बाद बिलियन टाइम्स जो है हमारा डीएनए वो एम्पलीफाई हो जाता है, वो उतनी सारी कॉपीज बन जाती हैं। So each of the cycle has 3 steps: denaturation, primer annealing, and the third step is extension of primer. अगर इस क्वेश्चन पीसीआर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, सारी चीजें आप इसी में लेबल कर देंगे तो फिर आपको थ्योरी लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। Now let's see what is written in NCERT about this particular procedure. Polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro. In vitro का मतलब है कि नेचुरल कंडीशन में नहीं कर रही है, हम लैब में कर रहे हैं। मल्टीपल कॉपीज या तो सेल के अंदर बनेगी, लेकिन हम सेल के अंदर नहीं बना रहे ना, लिविंग सिस्टम में नहीं बना रहे, इसको हम लैब में बना रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि मल्टीपल कॉपीज आर सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो मतलब इन आर्टिफिशियल कंडीशन या इन लेबोरेटरी कंडीशन। यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, 2 प्राइमर्स हम इसमें यूज करते हैं। और प्राइमर होता क्या है? प्राइमर इज अ स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब कुछ छोटा सा डीएनए का फ्रैगमेंट जो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है और वो कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए के, जिस डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है। प्लस उसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ये जो एंजाइम है ये एक्सटेंड कर देता है प्राइमर्स को यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट। अब ये एंजाइम क्या कर देता है कि डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके प्राइमर की हेल्प से ये आगे डीएनए का सिंथेसिस कर देता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके। If the process of replication of DNA is repeated many times, अगर many times DNA replication को अगर repeat किया जाए तो billions of copies बन जाती है। Okay, for example, 1 billion copies are made in around 30 cycles. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. So कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? DNA polymerase, और वो DNA polymerase जो थर्मोस्टेबल हो। थर्मोस्टेबल का मतलब होता है जो हीट से हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सके, हाई टेम्परेचर पे भी जो स्टेबल रहे। इसको आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, जो कि एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे भी। ओके, उस टेम्परेचर पे भी जिस टेम्परेचर पे हम डीएनए का डीनेचुरेशन करते हैं। देखो इस स्टेप को देखो दोबारा से, यहां पे हमने डीनेचुरेशन किया। डीनेचुरेशन करने से क्या हुआ कि डीएनए के दोनों फ्रैगमेंट्स सेपरेट हो गए, लेकिन इस टेम्परेचर पे भी, डीनेचुरेशन वाले टेम्परेचर पे भी इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, बल्कि वो फंक्शन कर सकता है। The amplified fragment if desired can now be used to ligate with a vector for further cloning। तो जो हमने एम्पलीफाई किया है यहाँ पे, ये जो डीएनए का जो ये फ्रैगमेंट यहाँ पे एम्पलीफाई होके आया है, इसको हम अब वेक्टर के साथ लाइगेट कर सकते हैं। इसको हम वेक्टर के साथ लाइगेट कर सकते हैं और उससे क्या बन जाएगा? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा फॉर्म हो जाएगा। दिस वाज पीसीआर। Now let's see insertion of recombinant DNA into host cell और organism। किस तरह से recombinant DNA को host cell के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। competent host cell को competent बनाया जाता है ताकि वो रिसीव कर पाए foreign DNA को। So there are several methods of introducing ligated DNA into recipient cell. Recipient cell after making them competent to receive take out DNA present in the surrounding। तो जिस सेल के अंदर हमें डीएनए को इंसर्ट करना है उस सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। 5 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? हीट शॉक मेथड, कैल्शियम आयन के साथ ट्रीटमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स और जीन गन, और 5वां मेथड था इलेक्ट्रो हीट शॉक, एक था केमिकल ट्रीटमेंट। तो इन 5 मेथड से जो होस्ट सेल है उसको हम कॉम्पिटेंट बना सकते हैं ताकि वो फॉरेन डीएनए को ले सके अपने अंदर। सो अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेयरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एन एंटीबायोटिक इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। अब इसको समझिए
कि एक हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर हम ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालें जिसके अंदर जीन हो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला, तो फिर क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल सेल है ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, ये रेजिस्टेंट हो जाएगी, मतलब एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में भी इसको कुछ नहीं होगा। So if we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformed cell will grow, untransformed recipient cells will die. तो ऐसी सेल, ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर हमने ऐसा प्लाज्मिड इंसर्ट किया है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, उसको अगर हम अगार प्लेट्स पे रखें जिसके अंदर एम्पिसिलिन प्रेजेंट हो मीडियम में, तो वो बैक्टीरियल सेल क्या होगी, वो सरवाइव कर जाएगी, ठीक है, उसकी डेथ नहीं होगी क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है तो ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये जो सरवाइव कर पा रहा है इसको हम अलग कर लेंगे, और दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। So due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. तो ampicillin की प्रेजेंस में वो सर्वाइव कर पा रही है ट्रांसफॉर्म्ड सेल, तो इस बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसीलिए हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को सिलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, सपोज हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है, उसको हमने पर्टिकुलर सेल के अंदर भी हमने इंसर्ट कर दिया, लेकिन अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन अगर हमें लार्ज स्केल पे चाहिए तो हमें क्या करना होता है, लेट्स सी, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. In almost all recombinant DNA technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. तो एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं, एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ट्रांसफर, ताकि हमें अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके, और हो सकता है वो डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है वो डिजायरेबल प्रोटीन हो। तो जब हम पीस ऑफ डीएनए को, एलियन पीस ऑफ डीएनए को क्लोन करते हैं वेक्टर सेल में, फिर उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, या तो बैक्टीरियल की सेल में ट्रांसफर करते हैं, या फिर हम एनिमल सेल में ट्रांसफर करते हैं, या फिर हम एक प्लांट सेल के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं। सो वहां पे क्या होता है, ये जो एलियन डीएनए जो हम ट्रांसफर किया हमने, वो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारा जो डिजायरेबल प्रोटीन है उसको वो फॉर्म करने लगता है। So there is a need for recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate conditions. तो जो फॉरेन जीन है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है डिजायर्ड सेल के अंदर, प्लांट सेल, एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस, जीन के एक्सप्रेस करने का मतलब है वो पर्टिकुलर जीन अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जो कि प्रोटीन है, तो इसको, और वो पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। So after having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to introduce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. अब देखिए हमने बड़ी मेहनत से एक डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने वेक्टर के अंदर डाला, फिर उसके अंदर सेल के अंदर डाला, फिर वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगा। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन ये प्रोड्यूस कर रहा है ये लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करे, तो हम इसको लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन को। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब देखो लार्ज स्केल पे हम प्रोटीन को क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो यूज हो सके लार्ज स्केल पे, उसको हम यूज कर सके, कमर्शलाइज कर सके, बाकी दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं उसको भी हम सप्लाई कर सके।
अगर एक प्रोटीन, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर एक प्रोटीन को किसी हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, हेटेरोलोगस होस्ट मतलब कोई अलग होस्ट, बैक्टीरिया के अंदर से प्रोटीन लिया, एनिमल सेल के अंदर डाला, तो एनिमल सेल हेटेरोलोगस होस्ट हो गई और इस प्रोटीन को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कोई एनिमल सेल से प्रोटीन निकाला, प्लांट सेल के अंदर डाला, तो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया। प्लांट सेल के अंदर से प्रोटीन डाला एनिमल सेल में, तो भी वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया। तो सेल हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। तो जो सेल्स है, जिसमें वो सेल्स जिसके अंदर क्लोन जीन्स प्रेजेंट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट है, उसको हम स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन उनको हम लार्ज स्केल पे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation technique। जो हमने कल्चर किया है, कल्चर के अंदर जो हमने सेल्स है, सेल्स जो पर्टिकुलर प्रोटीन बना रही हैं, अब हमें उसे प्योरीफाई भी करना है और सेपरेट करना है, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। The cell can also be multiplied in continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side। अब क्या करते हैं कि जो सेल्स जो उनको मल्टीप्लाई किया गया है कल्चर सिस्टम के अंदर, ये कल्चर सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो यूज्ड मीडियम है उसे एक साइड से हम निकालते रहते हैं और दूसरी साइड से जो फ्रेश मीडियम है, अब देखो सेल ग्रो कर रही है तो सेल को ग्रो करने के लिए फूड भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो क्या करते हैं उसको कल्चर मीडियम में रखते हैं जिसके अंदर हम उसको फूड प्रोवाइड कर सके, जो सेल है उसको हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, फूड प्रोवाइड कर सके। तो हम क्या करते हैं कि एक साइड से यूज्ड जो कल्चर है उसको हम निकालते रहते हैं और दूसरी साइड से जो फ्रेश कल्चर है उसको हम डालते रहते हैं, ताकि जो सेल्स है वो एक्टिवली ग्रो कर सके, एक्टिवली मल्टीप्लाई कर सके। ओके, द सेल्स इन देयर सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहे, लॉग फेस में रहे, एक्सपोनेंशियल फेस में रहे, मतलब रैपिडली मल्टीप्लाई कर सके। इस टाइप कि जो कल्चरिंग होती है उससे हम लार्ज स्केल पे डिजायर्ड प्रोटीन को बना सकते हैं। स्मॉल स्केल्स पे जब हम कल्चर करते हैं तो उससे हमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसीलिए हम लार्ज स्केल पे कल्चर बनाए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटीज में जब हमें कल्चर बनाकर अपना प्रोडक्ट चाहिए होता है तो उसके लिए हम बायोरिएक्टर्स को यूज करते हैं, और बायोरिएक्टर्स की कैपेसिटी होती है 100 to 1000 लीटर, और इसमें हम लार्ज स्केल पे अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब बायोरिएक्टर होता क्या है एक्चुअली में, मैं आपको अभी डायग्राम से दिखाती हूँ। इस तरह से बायोरिएक्टर, ये दो टाइप का बायोरिएक्टर शो किया गया आपको, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा स्पार्स स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब देखिए इसकी जो इस तरह से लार्ज स्केल पे इसमें हम प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन इसमें हम फॉर्म कर सकते हैं, और इसका देखिए बॉटम देखिए थोड़ा सा बल्ज्ड है। ओके, तो ये जो बायोरिएक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ वेसल in which raw materials are biologically converted into specific products। जो रॉ मटेरियल्स हैं उनसे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर स्पेसिफिक एंजाइम्स हम बना रहे हैं, किस चीज की हेल्प से, या तो माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल्स की हेल्प से। बायोरिएक्टर जो है उसमें हमें ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा बन सके। ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, ऑप्टिमल पीएच, सबस्ट्रेट डालना होता है, सॉल्ट्स, विटामिन्स और ऑक्सीजन डालनी होती है ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सके। कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर दो टाइप के होते हैं जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाए। इसमें देखिए जो फर्स्ट बायोरिएक्टर है इसको हम सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं। इसमें एक मोटर प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से इसको रोटेट करते हैं। फोम ब्रेकर होता है, जब हम इसको रोटेट करेंगे, ये जो ब्लेड्स है इसके जब वो रोटेट होंगे तो फोम भी बनेगा, झाग बनेंगे, तो उन झाग को ब्रेक करने के लिए, फोम को ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर प्रेजेंट है। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर प्रेजेंट है, फ्लैट ब्लेड्स प्रेजेंट है जो कि पंखे की तरह काम करते हैं। कल्चर ब्रॉथ मतलब कल्चर मीडियम जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ताकि इसमें जो प्रेजेंट सेल्स है वो ग्रो कर सके। एक एंड से हम स्टेराइल एयर को पास करते हैं, स्टीम फर्स्ट, दूसरे एंड से हम
स्टीम को भी इसके अंदर ऐड करते हैं, और एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोलर, एसिड या बेस हम डालते हैं पीएच को कंट्रोल करने के लिए। इसको हम कहते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा जो बायोरिएक्टर है इसको हम कहते हैं स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में हम गैस को यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी हम ट्रांसफर करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। इसमें बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो बबल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ज्यादा ट्रैप कर पाएंगे, दे इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर सरफेस एरिया। अब स्टर्ड टैंक रिएक्टर जो है ये सिलिंड्रिकल होता है, और उसका जो बेस होता है वो कर्व्ड होता है, और ताकि उसके अंदर जो कंटेंट्स प्रेजेंट है वो अच्छे से मिक्स हो पाए। स्टरर जो है वो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है मिक्सिंग में और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में। मतलब अगर वो टैंक के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो कंटिन्यूअसली स्टर हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, तो वो जो उसके अंदर मिक्सचर है वो आपस में मिक्स होता रहेगा, प्लस ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, एयर भी उसके अंदर पास की जाती है रिएक्टर के अंदर। बायोरिएक्टर के अंदर अब कौन कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? एक तो उसके अंदर एजिटेटर सिस्टम है, जो ब्लेड्स हैं जो उसको हिलाने के, जो ब्रॉथ को हिलाने के काम में आते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है ताकि ऑक्सीजन भी सप्लाई हम कर सके। फोम कंट्रोल सिस्टम है ताकि फोम जो बन रहा है ऊपर सरफेस पे उसको हम ब्रेक कर सके। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। पीएच कंट्रोल सिस्टम जिससे पीएच कंट्रोल हो सके। प्लस उसके अलावा सैम्पलिंग पोर्ट्स है, सैम्पलिंग पोर्ट जिससे कि हम कल्चर को उसमें से निकाल सके, बायोरिएक्टर के अंदर से हम सैंपल को निकाल सके पीरियोडिकली मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हम उसमें से जो हमारा जो कल्चर है उसको हम निकाल सकें। सो ये 6 चीज आपको याद होनी चाहिए कि बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। लास्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब कि जब हमने अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है बायोरिएक्टर के अंदर बनके तैयार हो गया है, अब उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव डालते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, और फिर वो रिलीज हो जाता है, मतलब फिर वो रेडी है यूज के लिए। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट जब हो जाती है, मतलब जब पूरा सिंथेसिस हो जाती है प्रोटीन की, उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है उसको फिर से उसकी प्रोसेसिंग होती है ताकि वो मार्केटिंग के लिए रेडी हो जाए फिनिश प्रोडक्ट की तरह। सो उस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले सेपरेशन होता है, जो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसका सेपरेशन होता है, उसका प्योरिफिकेशन होता है, फिर इन दोनों स्टेप्स को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर जो प्रोडक्ट जो हमारा बना है उसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है? जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई ड्रग बनाई है, कोई मेडिसिन बनाई है, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाती है। फिर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है ताकि हम प्रोडक्ट को चेक कर सकें। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है और क्वालिटी कंट्रोल होती है वो डिफर करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वेरी करती है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। देखिए डायग्राम की हेल्प से देखिए, ये वाला जो स्टेप आपको दिखाया गया इसको तो हम कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हम वेक्टर के अंदर डीएनए को लाइगेट कर रहे हैं, फिर उसे बैक्टीरिया या प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर उसको लार्ज स्केल पे जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, दिस स्टेप इज फर्मेंटेशन। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो सेल्स से जो हमारे पास तैयार प्रोडक्ट है उसको हम प्योरीफाई करके उस सेपरेट करें। दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. So with this we come to the end of this particular chapter. Thank you.